हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीएस पीवाईक्यू सीरीज। आज अपन राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले हैं। 3 पारियों के प्रश्न तो अपन ने कल देखे थे पिछले वीडियो के अंदर। आज अपन 3 और पारियों के प्रश्न देखेंगे। मतलब ये परीक्षा 6 पारियों के अंदर आयोजित हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चौथी शिफ्ट है, 20 सितंबर 2025 को इवनिंग शिफ्ट थी। 15 प्रश्न है, वो कल अपन ने देखे थे। आज 16 प्रश्न है। पीलिया निम्न कारण से होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। मतलब पीलिया रोग का क्या कारण है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है रक्त में हीमोग्लोबिन की अधिकता, दूसरा है रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता, तीसरा है रक्त में पोटेशियम की अधिकता और चौथा है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता। मतलब किस कारण से किसी व्यक्ति को पीलिया रोग होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो जो उत्तर है ऑप्शन बी। कौन सा उत्तर है? ऑप्शन बी उत्तर है। यानी कि रक्त में बिलीरुबिन वर्णक है, उसकी जो अधिकता हो जाती है तो फिर कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्निन एक प्रकार के वर्णक है और ये आरबीसी के विघटन से उत्पन्न होते हैं और जब इनकी मात्रा रक्त के अंदर बढ़ जाती है तो फिर पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक जो कोई तत्व है वो किसी दूसरे तत्व को हटाता है, लेकिन हटाने के लिए उस तत्व का जो विद्यमान तत्व है पहले से, उस तत्व से अधिक अभिक्रियाशील होना आवश्यक है। मतलब एक तरह से समझते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है AgNO3 और तांबा धातु। मतलब AgNO3 और तांबा धातु की आपस में रिएक्शन होती है। तांबा का जो प्रतीक है Cu, क्योंकि इसको कॉपर कहा जाता है। दूसरा विकल्प है वो है CuSO4। क्या है? CuSO4 और साथ में है चांदी धातु। कौन सी धातु? चांदी धातु। और चांदी धातु का जो प्रतीक है वो है, क्या प्रतीक है? Ag प्रतीक है। तीसरा है NaCl और NaCl के साथ में क्या है? Cu धातु। और चौथा है FeSO4 और उसके साथ में तांबा धातु। अभी इनमें से कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो प्रश्न के अंदर पूछा गया कि कौन सा अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो पहले ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि कॉपर है और साथ में क्या है? साथ में AgNO3 है। क्या है? AgNO3। तो यहाँ देखिए, ये जो AgNO3 है उसमें जो Ag है वो धातु परमाणु है और यहाँ पर है Cu। तो Ag है वो है कम अभिक्रियाशील। कैसी है? कम अभिक्रियाशील। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखी थी, तो उसको एक बार पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। कॉपर है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। दोनों की आपस में तुलना करें तो अधिक अभिक्रियाशील कॉपर होगा, कम अभिक्रियाशील Ag होगी, सिल्वर होगी। तो इसका अर्थ ये है कि ये अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये इसका स्थान ले लेता है Ag का और Ag को बाहर निकाल देता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा CuNO3। क्या होगा? CuNO3 और प्लस में हो जाएगा Ag। क्या हो जाएगा? Ag। फिर दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि यहाँ पर Cu है धातु परमाणु और यहाँ पर है Ag। तो इसमें जो Ag है वो Cu को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कारण क्या है कि Ag जो कम अभिक्रियाशील है और ये जो कॉपर है अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब अधिक ताकतवर आप मान सकते हो एक तरह से। तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है जबकि ये जो Ag है वो कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ ये जो सिल्वर है कॉपर को नहीं हटा सकता, तो ये रिएक्शन है वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तीसरी रिएक्शन देखते हैं। तीसरी रिएक्शन के अंदर N है।
और यहाँ पर दे रखा है Cu। तो यहाँ पर क्या होता है, Cu और Na की तुलना करें तो जो Na है वो अधिक अभिक्रियाशील है। कैसा है, अधिक अभिक्रियाशील, यहाँ अधिक क्रियाशील है। तो ये Cu है, Na को नहीं हटा सकता, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में चौथी रिएक्शन आती है Fe और Cu की। तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो Cu है वो तो है कम अभिक्रियाशील और Fe है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील। जब Fe अधिक अभिक्रियाशील है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कॉपर है उस Fe को नहीं हटा सकता, मतलब ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, एक रिएक्शन पॉसिबल है। तो अपना जो उत्तर राइट है वो है पहला उत्तर। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा आपने समझा होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो किसी यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व को उस स्थान से हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है। मतलब यहाँ पर कॉपर है वो अधिक अभिक्रियाशील है, इस Ag को हटा देगा और Ag का स्थान ले लेगा। तो यहाँ Ag का स्थान ले लिया और साथ में Ag को बाहर भगा दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गुर्दे ट्रिप्सिन, दूसरा ऑप्शन है यकृत पित्त, तीसरा है आंत माल्टेज और लास्ट है लार ग्रंथि और एमाइलेज। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो गुर्दा लिखा हुआ है, गुर्दा या फिर किडनी, उसके अंदर किसी प्रकार का एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्सिन लिखा हुआ है तो ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण गुर्दे के अंदर नहीं होता। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण होता कहाँ है, ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण होता है अग्न्याशय के अंदर। कहाँ होता है, अग्न्याशय के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में ये जो यकृत अंग लिखा हुआ है जिसको अपन लीवर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है लीवर, और लीवर के अंदर बाइल जूस का निर्माण होता है, पीत लवण का या पीत रस का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर सवाल आ गया कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, पीत रस का निर्माण मतलब पीत रस कहाँ बनता है, तो वो बनता है यकृत के अंदर। कहाँ बनता है, यकृत के अंदर बनता है। अगर सवाल आ गया, ये तो है पीत रस का निर्माण, लेकिन अगर ये सवाल आ गया कि पीत रस का भंडारण या फिर स्टोर कहाँ होता है पीत रस, तो पीत रस का भंडारण कहाँ होता है, तो पीत रस का भंडारण होता है वो होता है पित्ताशय के अंदर। कहाँ होता है, पित्ताशय के अंदर। तीसरा है आंत के अंदर माल्टेज एंजाइम। आंत के अंदर कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि आंत से आंतरी रस स्रावित होता है और उसके अंदर माल्टेज एंजाइम होता है। और माल्टेज एंजाइम का काम क्या होता है, माल्टेज एंजाइम में वो माल्टोज को तोड़ता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज पर कार्य करेगा या क्रिया करेगा। कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम किसके ऊपर क्रिया करेगा, माल्टोज के ऊपर। और इसको किस में बदलेगा, माल्टोज को बदलेगा ग्लूकोज को अंदर। किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज के कितने अणु बनाएगा, 2 अणु। मतलब माल्टोज के एक अणु से ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इसका माल्टेज का काम क्या, माल्टोज को तोड़ना और सरल कार्बोहाइड्रेट बनाना, जैसे कि ग्लूकोज। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है वो है लार ग्रंथि और एमाइलेज। तो अपन ने एमाइलेज को काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। एमाइलेज एंजाइम है जिसको अपन टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। कौन सा एंजाइम, इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन एंजाइम। तो एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम है वो लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है और इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मतलब एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अगर सवाल आ गया कि किस प्रकार के या किस घटक का पाचन एमाइलेज एंजाइम करता है, तो वो करता है कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, तो एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं, स्टार्च। या फिर स्टार्च का एक और नाम होता है मंड। क्या होता है, मंड। तो मंड या स्टार्च का पाचन एमाइलेज एंजाइम करता है। अब देखिए
तो वो लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। तो सभी यहाँ पर सही है एक को छोड़कर, और वो जो एक क्या है वो है गुर्दे और ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है गुर्दे में नहीं होता है इसका निर्माण होता है अग्न्याशय में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 के अंदर अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति दे रखी है और अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब का आकार दे रखा है। मतलब अवतल दर्पण के सामने किस स्थान पर वस्तु रखी हुई है और दूसरी सूची के अंदर वो जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या फिर कैसा बनेगा, बड़ा छोटा, तो उसके आपस में क्या करना है, उन दोनों का आपस में मिलान करना है। तो सबसे पहले अपन एक क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। तो आप इस दर्पण को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी जो ड्राइंग है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है सी जिसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब होता है कि मान लीजिए ये पहले कोई गोला था, ये जो अवतल दर्पण क्या था, कोई गोला था, और गोले का जो सेंटर पॉइंट है उसे बोला जाता है वक्रता केंद्र। अब ये जो वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र पर क्या है, कोई वस्तु रखी है और इस प्रकार का एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा होता है, कल मैंने आपको बताया कि जो सामने की तरफ जिस तरह से अपन चेहरा देखते हैं उस दिशा में जब वो धंसा हुआ होता है अंदर की ओर, क्या होता है, धंसा हुआ, तो फिर उस भाग को या फिर उस वाले दर्पण को अपन बोलते हैं अवतल दर्पण। कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। और जो कुछ इस प्रकार का है, जैसे मान लीजिए ये जो अंदर की ओर दशा नहीं होकर के बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, और ये क्या होता है, अंदर की ओर दशा हुआ। जो अंदर की ओर दशा हुआ है उसको तो बोलते हैं अवतल। अंदर की ओर दशा हुआ मतलब अवतल, और जो बाहर उभरा हुआ है ऊ से ऊ याद रखना है, मतलब उत्तल। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण दशा हुआ होता है। तब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होता है इस गोलीय दर्पण का, तो उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु रखी हुई है, तो देखो इस वस्तु की हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की हाइट भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। और जहाँ पर ये दर्पण पर ये जो वस्तु रखी हुई होगी उसी जगह पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन थोड़ा बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा, लेकिन हाइट क्या होगी, समान। मतलब समान आकृति का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब होता है वो समान बनता है। फिर उसके बाद में देखिए, ये तो सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट से यदि वस्तु को अपन यहाँ रखते हैं बीच में, यहाँ बीच में, या फिर इस दिशा में रखते हैं, या फिर यहाँ रखते हैं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे अपन पास में जाने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे अपना प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो अब आपको यहाँ समझना है कि जो सी पॉइंट है, सी व दर्पण के बीच, सी व दर्पण के बीच है, तो फिर क्या होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। और जब देखो सी से परे, सी से परे मतलब इस दिशा में, जब वो वस्तु है वो सी से दूर की ओर होगा, मतलब अनंत की ओर होगा। कैसा होगा, अनंत की ओर। तो अनंत की ओर जब कोई वस्तु रखी हुई होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा नहीं बन करके कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि वो जो वस्तु है वो दूर रखी हुई है, और दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए, सी व अनंत के बीच में, कहाँ, सी व अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। और यदि अनंत पर है, वस्तु के कहाँ पर है, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा। और बहुत छोटा कितना, बिंदु जैसा। कैसा बनेगा, बिंदु जैसा। अब ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। मतलब वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब है तो वस्तु के समान प्रतिबिंब बनेगा। जब वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा,
वक्रता केंद्र व अनंत पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और अनंत पर ही वस्तु रखी है, इन दोनों के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं, अनंत पर ही वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु जैसा बनेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब वापस अपन प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, जब अनंत पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अत्यंत लघु, मतलब बहुत छोटा, बिंदु जैसा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा, या फिर एक मिनट, बहुत छोटा या फिर बिंदु जैसा बनेगा। मतलब ये जो तीसरा ऑप्शन है वो पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए, एक तो ये तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन। फिर देखो, अपन को ये ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के समान आकार का, मतलब बी के अंदर 2, बी के अंदर क्या है? 2। तो यहाँ पर बी के अंदर क्या है? 1। तो मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो अपना उत्तर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? ये बी ऑप्शन। फिर वापस एक बार वापस मिला लेते हैं कि फोकस है और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु है, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु है, मतलब फोकस कहाँ होता है? फोकस होता है, ये देखिए, जो फोकस है, तो फोकस जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, तो और यहाँ पर क्या है? सी पॉइंट है। सी पॉइंट को अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और जो दर्पण का ये ध्रुव बिंदु है, इसको पी से लिखते हैं। पी का मतलब पोल, ध्रुव बिंदु। और इसके जस्ट बीच में अगर कोई स्थान है, उस स्थान को बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है दर्पण की। यहाँ पर क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच में, मतलब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा। तो सी के अंदर क्या होगा? फर्स्ट होगा। सी के अंदर क्या होगा? फर्स्ट। मतलब यहाँ पर भी अपना अभी सही हो रहा है। और फिर देखिए, डी के अंदर वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र से दूर है, तो फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बनेगा वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। तो ये चौथा ऑप्शन है वो डी में है। तो इस प्रकार से अपना जो सारे ऑप्शन सही कौन से वाले ऑप्शन में लिखे हुए हैं? तो बी ऑप्शन में लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब ये पांचों सवाल थे चौथी शिफ्ट के थे। अब पांचवी शिफ्ट के सवाल आ रहे हैं, और पांचवी शिफ्ट है वो 21 सितंबर 2025 को मॉर्निंग में आयोजित हुई थी। 21वां सवाल है, अभिक्रिया समीकरण और अभिक्रिया के प्रकार। एक तरफ अभिक्रिया के प्रकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ अभिक्रियाओं के समीकरण दे रखे हैं, और यहाँ पर 4 प्रकार के नाम लिखे हुए हैं अभिक्रियाओं के। एक तो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। एक है संयोजन अभिक्रिया, एक है अपघटन अभिक्रिया, और एक है विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए मैं इसको थोड़ा आपको समझा देता हूँ और फिर इस प्रश्न पर वापस आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि अभिक्रियाओं के जो 4 प्रकार है उसमें सबसे पहला जो प्रकार लिखा हुआ है उसका नाम आपको याद रखना है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया, यहाँ एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब देखो, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? इस अभिक्रिया के अंदर कोई एक पदार्थ है ए, कोई दूसरा पदार्थ है बी। एक पदार्थ ए, दूसरा पदार्थ है बी। जब दोनों आपस में मिलकर एक ही पदार्थ बना लेते हैं और उसको अपन लिखते हैं ए बी, मतलब ए पदार्थ बी पदार्थ दोनों आपस में मिल गए। दोनों पहले अलग अलग थे और आपस में मिलके एकल हो गए, और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। मतलब आपस में पदार्थ है वो जुड़ रहे। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। तो यहाँ पर कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन बाद में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाए। तो पदार्थ से कितना पदार्थ बना? एक। जब मैग्नीशियम रिबन, ये 10th क्लास के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट है, मैग्नीशियम रिबन को अपन ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं। ये सारे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको प्रश्न उतने ही ज़्यादा आप सही कर पाओगे। तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो यहाँ पर क्या होता है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब पहले क्या थे? पहले 2 पदार्थ थे, एक मैग्नीशियम अलग था और ये वायु के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन अलग थी। दोनों आपस में मिलके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का नाम है अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया का एक और नाम है जिसे अपन बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया के अंदर कोई पदार्थ है, कोई एकल पदार्थ है। कैसा पदार्थ? एकल पदार्थ। उदाहरण के तौर पर ये AB कोई एकल पदार्थ है, तो इसको किसी कारक के द्वारा, उदाहरण के तौर पर प्रकाश भी हो सकता है, ऊष्मा भी हो सकती है, विद्युत भी हो सकती है, कोई भी कारक है या फिर किसी भी कारण से जब ये दो पदार्थ है, मतलब एकल पदार्थ है, वो दो पदार्थों के अंदर टूट जाता है। A प्लस B, मतलब A और B के अंदर टूट जाता है। पहले AB एकल पदार्थ था, अब A पदार्थ अलग है और B पदार्थ अलग है। मतलब एक पदार्थ से कितने पदार्थ बने? दो पदार्थ। एक पदार्थ से कितने पदार्थ बन गए? दो पदार्थ। जब आपस में पदार्थ, एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं? अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं H2O। क्या लेते हैं? H2O। और H2O के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये H2 और O2 दो गैसों के अंदर टूट जाता है। मतलब पानी होता है, उसके अंदर जैसे ही बिजली प्रवाहित की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में के अंदर ये टूट गया। तो यहाँ पर पहले जल एकल पदार्थ था और फिर बाद में क्या बने? दो पदार्थ बने, H2 और साथ में क्या बना? O2। क्या बना? O2। तो इसका अर्थ है कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपघटन अभिक्रिया हुई। अब इसका एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसने ताप ग्रहण किया, मतलब सूर्य का प्रकाश या फिर किसी भी जगह से ऊष्मा मिली। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या मिली? ऊष्मा। और ऊष्मा मिलते ही ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो यहाँ कैल्शियम और कार्बोनेट कितने पदार्थ थे? यहाँ पर एकल पदार्थ था। और फिर बाद में कितने पदार्थ बने? दो पदार्थ, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अर्थ है ये भी एक प्रकार की अपघटन अभिक्रिया है। फिर अगली अभिक्रिया का नाम लिखते हैं। वो जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज या अभिक्रियाशीलता क्रम की श्रेणी, मतलब अभिक्रियाशीलता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी। और ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बता दी है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि उदाहरण के तौर पर कोई पदार्थ है AB। क्या पदार्थ है? AB। और जब AB पदार्थ है उसके साथ में कोई C पदार्थ जुड़ जाता है या फिर मिलने की कोशिश करता है। जैसे ही ये C पदार्थ जाएगा तो ये मतलब एक प्रकार से पावरफुल है। ये एक प्रकार से क्या है? पावरफुल है। और जैसे ये पावरफुल है, और ये किससे पावरफुल है? A से पावरफुल है। B तो अपनी जगह पर है, लेकिन A से ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है। ज़्यादा शक्तिशाली का मतलब होता है ज़्यादा क्रियाशील, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। कैसा है? अधिक क्रियाशील है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो A है, कौन सा पदार्थ? A पदार्थ, वो कम क्रियाशील है। कैसा क्रियाशील है? कम क्रियाशील। कैसा क्रियाशील? कम क्रियाशील है। जब ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है तो अधिक क्रियाशील जो C है वो कम क्रियाशील A को अपनी जगह से हटा देता है और यहाँ उसकी जगह ये C ले लेता है। और फिर यहाँ पर क्या बनेगा? CB। क्या बनेगा? CB। और ये A है वो हट जाएगा। जैसे कि कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। और इसके साथ में अपन जिंक मिलाने की कोशिश करते हैं तो जिंक यहाँ पर क्या है? अधिक क्रियाशील। क्या है? अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। और ये जो Cu या कॉपर है वो क्या है? कम क्रियाशील। तो ये अधिक क्रियाशील मतलब अधिक शक्तिशाली है, तो और वो कॉपर का स्थान ले लेगा और कॉपर को वहाँ से हटा देगा। तो फिर यहाँ पर जो फिर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बन जाएगा? Cu, कॉपर। तो इसका अर्थ ये है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है एक को हटाना और उसकी जगह पर दूसरे का, मतलब दूसरे ने स्थान ले लिया। लेकिन क्या
इसकी उल्टी रिएक्शन पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पर ZnSO4 है और उसके साथ में कॉपर मिला दिया, क्या ये रिएक्शन होगी? तो इसका उत्तर है नो, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है उसके अंदर जिंक है अधिक क्रियाशील और कॉपर है कम क्रियाशील, तो ये कम क्रियाशील तत्व जिंक को नहीं हटा सकता। लेकिन ये अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील अपने को कैसे मालूम होगा? तो उसके लिए एक ट्रिक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। और उस ट्रिक के माध्यम से मैंने जितने भी इस ट्रिक के माध्यम से जितने तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को मैंने समझाया हुआ है, तो पिछला वीडियो आप देखना ना भूलें। अब अपन चौथे प्रकार की अभिक्रिया को समझते हैं। उस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया के अंदर कोई भी दो यौगिक के, एक यौगिक के AB जिसमें A तत्व और B तत्व से मिलकर AB यौगिक बनता है, और दूसरा जो यौगिक है वो C और D तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये जो A है वो क्या करता है? वो कोशिश करता है कि मैं C का स्थान लूँ, और C ये कोशिश करता है कि मैं A का स्थान लूँ। तो फिर ये क्या करते हैं? ये अपने आपस में स्थान बदल देते हैं। आपस में क्या बदल देते हैं? स्थान। मतलब एक की जगह पर कौन आ गया? C, तो यहाँ पर क्या बना? CB। और फिर देखो C के सामने कौन आ गया? A, तो यहाँ पर क्या बन गया? AD। तो यहाँ पर क्या होता है? AB प्लस CD आपस में मिले और मिलने के बाद में CB प्लस AD आपस में बना दिया। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों आपस में मिले, और मिलने पर क्या हुआ? मिलने पर ये इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ NaCl। क्या हुआ? NaCl, और साथ में क्या बना? H2O। अब यहाँ पर क्या होता है कि Na और OH अलग है, Na अलग है, ये दो तत्व अलग है, हाइड्रोक्साइड अलग है और Na अलग है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है। हाइड्रोजन जाके क्लोरीन का हाइड्रोजन जाके OH के पास में चला गया। जब Na H वाले स्थान पर आ गया तो यहाँ तो क्या बन गया? NaCl। क्या बना? NaCl। और यहाँ पर क्या था कि जो Na था उसकी जगह पर H आया और उसके पास में OH। तो यहाँ पर कितने H हो गए? तो एक H ये, एक H ये, कितने H हो गए? टोटल 2 H, और साथ में क्या है? O। तो इस प्रकार से पानी का निर्माण हुआ। तो ये जो अभिक्रिया है ये एक प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो आपने 4 प्रकार की अभिक्रिया समझी। अब आप उस प्रश्न पर जाते हैं। अब ये जो प्रश्न था उसमें आपको मिलान करना था। अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले और मिलने के बाद में क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दो पदार्थ मिले और मिलने के बाद में एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है जुड़ने वाली अभिक्रिया, जिसको अपन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये ए ऑप्शन के अंदर 2। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन के अंदर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी ए ऑप्शन के अंदर 2 आ रहा है। फिर दूसरे बी ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर CaCO3 है। तो CaCO3 के अंदर क्या है कि इसको ये मतलब जो डेल्टा या त्रिभुज का निशान है उसको बोलते हैं तापमान या उष्मा, ताप या उष्मा। जैसे ही ये कैल्शियम कार्बोनेट को ताप या उष्मा मिली तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक पदार्थ टूटा और 2 पदार्थ बने। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन के अंदर क्या है? थर्ड वाला, जो सूची 2 का थर्ड वाला ऑप्शन है वो आएगा। तो बी के अंदर क्या है? ये थर्ड वाला ऑप्शन। तो फिर देखो दोनों ऑप्शन मिले तो मतलब ये पूरा जो ऑप्शन है वो अपना सही हो गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो सी के अंदर क्या चौथा ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो सी देखो यहाँ पर क्या है? Pb प्लस CuCl2। तो यहाँ पर क्या बना? PbCl2 और साथ में Cu, मतलब Cu बाहर निकल गया और Pb है वो इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है? एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ का स्थान ले लेता है। अधिक क्रियाशील तत्व या कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से हटा देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या करता है? इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथा ऑप्शन तो सी के अंदर चौथा है, हाँ जी है। फिर डी के अंदर क्या पहला ऑप्शन है? हाँ जी, क्योंकि ये अकेला ही पीछे रहा है।
लेकिन फिर भी Na2SO4 और BaCl2 ये दोनों प्रकार के आयन हैं, मतलब दोनों प्रकार के यौगिक है और उसमें उपस्थित आयन है आपस में एक्सचेंज होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चौथे जो डी ऑप्शन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो ये अपना टोटल जो कुल ऑप्शन सही हुआ है, सारे ऑप्शन किस में सही है, वो है बी ऑप्शन के अंदर। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम और उसके बाद में सोडियम। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर है वो बी ऑप्शन है। और ये वाला जो प्रश्न है वो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के ऊपर आधारित है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप उसको अगर याद कर लो तो काफ़ी सारे सवाल सही हो सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के वाले चैप्टर है उससे संबंधित, धातु वाले चैप्टर है उससे संबंधित काफ़ी सारे सवाल है वो आपके सही होते हैं, सिर्फ अभिक्रियाशीलता श्रेणी को आप याद रखो तो इस प्रश्न का उत्तर है बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि पीछे का ट्रैफिक देखा जा सके। तो मतलब साइड मिरर है किसी भी वाहन के, तो किस प्रकार के मिरर है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है या समतल अवतल दर्पण है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है वही एक प्रकार से क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तल दर्पण इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखो, किसी वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड में मिरर होते हैं उसके ऊपर आप हाथ लगाते हो, हाथ से देखते हो, तो मतलब वो बाहर की ओर उभरा हुआ नज़र आता है। कैसा आता है, उभरा हुआ नज़र। और जो दर्पण उभरा हुआ होगा, बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा बीच में से, तो उस दर्पण को अपन बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये आपको याद रखना है। और जो दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ है, जो दर्पण क्या है, सामने से अंदर की ओर धंसा हुआ है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल। जो अंदर धंसा हुआ अवतल, और जो बाहर उभरा हुआ है उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर जो साइड मिरर होते हैं कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हैजा के प्रसार का प्राथमिक माध्यम है। मतलब हैजा किस प्रकार से फैलता है, उसका जो माध्यम क्या है फैलने का, तो उसका जो माध्यम है वो है दूषित पानी। अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं या रेड ब्लड सेल्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आरबीसी, क्या बोला जाता है, आरबीसी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कौन से जगह पर आरबीसी का निर्माण होगा, तो वो है अस्थि मज्जा। क्या है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है, जिसको अपन बोन मेरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं अस्थि मज्जा को, बोन मेरो। यहाँ पर भी लिखा हुआ है बोन मेरो। अब 5वीं शिफ्ट के सवाल भी पूरे हुए और लास्ट शिफ्ट है वो है 6ठी शिफ्ट 21 सितंबर 2025 को इवनिंग में आयोजित हुई थी। इस शिफ्ट के जो सवाल है उसमें जो पहला सवाल है इस शिफ्ट का, और कुल शिफ्ट को अपन देखें तो उसमें 26वां सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। देखो, फोकस दूरी को अपन दर्शाते हैं छोटे एफ से। कैसे दर्शाते हैं, छोटे एफ से। और जो वक्रता त्रिज्या है उसको दर्शाते हैं बड़े आर से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि दो छोटे छोटे एफ के जुड़ने से क्या बनता है, एक बड़ा आर बनता है। मतलब बड़ा बनने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि जो दो एफ है, मतलब छोटे छोटे एफ है, वो कितने मिलाएंगे, दो एफ मिलाएंगे तो एक बड़ा आर बनेगा। कितना आर बनेगा, बड़ा आर। फिर देखो यहाँ पर जो संबंध है वो आप इस प्रकार से देख सकते हो, r बराबर 2f, लेकिन r बराबर 2f लिखा हुआ नहीं है। तो आपको क्या करना है, f का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर 2 × f करना आपको, और फिर बराबर में लिखना है r। जब ये 2 इसके गुणा में f के, तो दूसरी तरफ जाएगा, मतलब बराबर के दूसरी दिशा में जाएगा तो ये बट्टे में जाएगा। और जैसे ही बट्टे में जाएगा तो f बराबर क्या होगा, f बराबर हो जाएगा r/2। क्या हो जाएगा, r/2। तो आप r बराबर 2f भी लिख सकते हो या f बराबर r/2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो आपको देखना है। f बराबर क्या लिखा हुआ है, r/2। तो ये इसका डी ऑप्शन है वो इसका आंसर है। डी ऑप्शन इसका क्या है, आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है। आप देखो, दो धातुएं हैं
जो काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण वो आसानी से वायु के साथ में क्रिया कर सकती है। उन धातुओं का नाम है, एक धातु का नाम है पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। और दूसरी धातु का नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है के और सोडियम का प्रतीक होता है Na। पोटेशियम का प्रतीक के क्यों है, पी क्यों नहीं है? क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नाम है वो है केलियम। क्या नाम है? केलियम। इसीलिए लैटिन नाम के आधार पर इसका प्रतीक लिया है के। क्या लिया है? के। तो फिर सोडियम का प्रतीक Na क्यों है? इसका प्रतीक S या SO क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम का भी लैटिन नाम होता है। और तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम। और नेट्रियम होने के कारण इसका प्रतीक है Na। क्या है? Na। ये जो दो धातुएं इतनी अभिक्रियाशील है कि इनको वायु में खुला छोड़ेंगे तो वायु के साथ में क्रिया करेगी और फिर ये इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ये कोई दूसरा पदार्थ बना लेगी। तो फिर इन धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपन इनको केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो इसमें पोटेशियम लिखा हुआ है या सोडियम लिखा हुआ है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन सोना, तीसरा ऑप्शन तांबा, चौथा ऑप्शन है सोडियम। तो मतलब इस प्रश्न का उत्तर हुआ है वो ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है सोडियम। अगला सवाल है एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः निम्न द्वारा स्रावित होते हैं। मतलब वो कहाँ से स्रावित होते हैं या फिर कहाँ बनते हैं? कितने एंजाइम है? 2 एंजाइम। और उन क्रम से बताना है आपको। सबसे पहले पेप्सिन के बारे में बताना है और फिर बताना है ट्रिप्सिन के अंदर। अब देखो, पेप्सिन एंजाइम है वो स्रावित होता है या फिर वो बनता है जठर रस में। कहाँ बनता है? जठर रस में। और जठर रस कहाँ से स्रावित होता है या जठर रस कहाँ बनता है? वो बनता है आमाशय में। कहाँ बनता है? आमाशय में। ट्रिप्सिन एंजाइम है वो उपस्थित होता है अग्न्याशीय रस में। कौन से रस में? अग्न्याशीय रस के अंदर, पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। कहाँ बनता है? पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। और ये जो पैनक्रिएटिक जूस है वो कहाँ निर्मित होगा, कहाँ बनेगा? वो बनेगा अग्न्याशय के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर। तो देखिए, पेप्सिन का जो श्रावण है वो आमाशय से होता है। कहाँ से होता है? आमाशय से। और ट्रिप्सिन का जो श्रावण है या जो निर्माण है वो कहाँ होगा? अग्न्याशय में। तो पहला ऑप्शन जब आमाशय और दूसरा उसके पास में लिखा हुआ है अग्न्याशय, तो वही ऑप्शन सही है। तो पहले में क्या लिखा है? आमाशय और लार ग्रंथियाँ। तो मतलब लार ग्रंथियों के अंदर ये ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं होता, मतलब गलत है। फिर आमाशय और अग्न्याशय है। हाँ जी, तो आमाशय पहले लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ अग्न्याशय, तो मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तीसरा है यकृत और अग्न्याशय। तो ये यकृत के अंदर तो पीत रस का निर्माण होता है, पीत रस के अंदर ये एंजाइम होता नहीं है, तो ये गलत है। फिर यकृत और आमाशय, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अगला सवाल है द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो कोई भी मानव कोशिका है जो द्विगुणित है, शुक्राणु और अंडाणु के अलावा। यदि शुक्राणु में पूछा जाए तो 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में पूछा जाए तो भी 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े नहीं, सिर्फ और सिर्फ 23 बोलना है आपको। लेकिन कोई भी द्विगुणित मानव कोशिका है, द्विगुणित मतलब अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर जो बनने वाली कोशिका वो भी द्विगुणित है, या फिर अपने शरीर की कोई चमड़ी की कोशिका है या कोशिकाओं के अंदर उपस्थित गुणसूत्र हैं, वो होंगे 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। तो किसी भी द्विगुणित कोशिका में, मानव शरीर की द्विगुणित कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी भी कह सकते हो, या फिर क्या बोलेंगे, टोटल है 46 गुणसूत्र, क्योंकि एक जोड़ी के अंदर कितने गुणसूत्र? 2 गुणसूत्र। अगर सवाल आ गया कि शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो शुक्राणु एक प्रकार से द्विगुणित कोशिका नहीं होती है, शुक्राणु होती है अगुणित कोशिका, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, ओनली 23 जोड़ी नहीं, सिर्फ 23। फिर उसी प्रकार से मानव अंडाणु में यदि कोशिकाओं की संख्या गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो कितनी होगी? उसमें भी 23 होगी। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलान करना है। सूची ए के अंदर जो ऑप्शन ए है, सूची 1 के अंदर, तो उसमें देखो मानव रोग दे रखा है, और सूची 2 के अंदर कारण दे रखा है, और सूची 1 के ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तपेदिक। क्या लिखा हुआ है? तपेदिक। और तपेदिक को अपन क्या बोलते हैं? तपेदिक को अपन बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। और शॉर्ट में बोला जाए
या फिर सामान्य भाषा में इसको क्या, आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, आम बोलचाल में से टीबी बोला जाता है। तो टीबी किस कारण होता है, तो टीबी होता है एक प्रकार के जीवाणु द्वारा जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु। तो ऑप्शन ए है, उसका मिलान करना है दूसरे विकल्प से, जो ऑप्शन सूची 2 के अंदर दूसरा विकल्प है उससे आपको मिलान करना है। फिर मिजल्स या खसरा है, वो एक प्रकार से वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, उसको तीसरे से मिलान करना है। मलेरिया है, एक प्रकार से प्रोटोजोआ जनित रोग है, किसके द्वारा, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लेज्मोडियम। और दाद या रिंगवर्म जिसे अपन खुजली कहते हैं, वो होती है कवक के द्वारा, किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन को आप मिलान करते हैं तो ए के अंदर आपको क्या, किससे मिलाना है, ए को मिलाना है 2 से, ठीक है। उसके बाद में बी को किससे मिलाना है, बी को मिलाना 3rd से, सी को किससे मिलाना है 4th से, और डी को किससे मिलाना 1st से। तो मतलब ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। यदि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं और इसी प्रकार से आप और भी भर्ती परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान के PYQ देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। और यदि आपको किसी प्रकार का सजेशन देना है वीडियो के रिगार्डिंग तो भी आप बता सकते हैं।